स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी नोट्स के इस सीरीज़ में। और आज के वीडियो में फिर से हम 11 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं। इसके पहले 6 चैप्टर हम देख चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। जिन लोगों को नोट्स लेना है वो इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स जो है पेड है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं 7वां चैप्टर, उसका नोट्स हमने कैसे बनाया हुआ है। ये है 7वां चैप्टर जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। इसमें सबसे पहले वायुमंडल के बारे में दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे पॉइंट जो हैं ये वायुमंडल के बारे में है। हम ये नोट्स इतने डिटेल में इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जो लोग नोट्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ से अपना नोट्स तैयार कर सकें। ये सारे पॉइंट वायुमंडल के बारे में है। उसके बाद वायुमंडल में जो गैसें हैं उनका क्या मात्रा है, उनकी कौन सी गैस कितनी मात्रा में है उसके बारे में ये चार्ट दिया हुआ है। उसके बाद है जलवाष्प। जलवाष्प क्या है और किस तरीके से होता है वायुमंडल में उसके बारे में है। उसके बाद जो वायुमंडल के धूल कण होते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से ये है फर्स्ट पेज जिसका जो चैप्टर नंबर 7 है। सेकंड पेज में हम देखते हैं वायुमंडल की संरचना है, जिसमें यहाँ पे वायुमंडल की जो 5 संरचना है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद इसी संरचना को डिटेल में डिफाइन किया गया है ताकि इस पूरे संरचना की विशेषता क्या है, इसमें कौन सी संरचना में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। दूसरा है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा है मध्यमंडल मीजोस्फीयर, और चौथा है आयन मंडल आयनोस्फीयर, और पांचवा है बहिर्मंडल एक्जोस्फीयर। तो इस तरह से ये 5 संरचनाएं हैं वायुमंडल की, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। दूसरे पन्ने में देखिए यहाँ पे ये है अध्याय नंबर 8, और अध्याय नंबर 8 का जो नाम है वो है सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। ये छोटा सा अध्याय है इसलिए हम दोनों चैप्टर को एक ही वीडियो में दिखा रहे हैं। और देखिए ये है सौर विकिरण, उसके बारे में दिया गया है। क्योंकि जो वायुमंडल है उसके बारे में हम 7th क्लास में 6th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए उसमें काफ़ी चीज़ें वहाँ पे बेसिक कवर हो गई हैं। यहाँ पे सिर्फ डिटेल में हमको देखना था वायुमंडल के परतों को क्या क्या घटनाएं उनमें घटित होती हैं। तो ये सौर विकिरण के बारे में सबसे पहले दिया गया है। उसके बाद इनके बारे में कुछ विशेषता है, और इनकी जो विशेषता है यहाँ पे दी हुई है। अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी, पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप में क्या भिन्नता होती है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे कारक हैं, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। वायुमंडल का ताप एवं शीतलन कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब देखते हैं हम दूसरा पेज। दूसरे पेज में देखिए यहाँ पे चालन क्या है, संवहन क्या है, अभिवहन क्या है, इनके बारे में यहाँ पे सब दिया हुआ है। और पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त को दीर्घ तरंगों के रूप में परावर्तित करने वाली प्रक्रिया पार्थिव विकिरण कहलाती है। और उनका एक यहाँ पे दिया गया है किस तरह से पृथ्वी पर किरणें आती हैं और पृथ्वी से लौटती हैं, कितनी मात्रा होती है आने की और कितनी लौटने की, ये सारी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ये पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहलाता है। ऊष्मा बजट का मतलब कि पृथ्वी के वायुमंडल में किरणें जो ताप आता है उसका संतुलन कैसे होता है, ये पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। उसके बाद उसके बारे में यहाँ पे कुछ जो विशेषता है, जो डिटेल है वहाँ पे दिया गया है। तापमान जो है, तापमान के बारे में, तापमान क्या है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये है तापमान। फिर हम देखते हैं दूसरा पेज। दूसरे पेज में यहाँ पे तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में दिया गया है कि तापमान के जो वितरण है, वितरण का मतलब तापमान कहाँ कैसे है, किस स्थान पे, उसको नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में यहाँ पे है। तापमान का वितरण कैसा है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप ज़रूर लिखिएगा। और विभिन्न जो मौसमें होती हैं वो कैसी होती हैं, किस महीने में, यहाँ पे दिया हुआ है। तापमान का व्युत्क्रमण, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद है यहाँ पे एक है प्लैंक, उनका नियम जो है यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से फिर देखेंगे हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर। धन्यवाद।